चलिए दोस्तों, आज थोड़ा सा एक नज़र अंग्रेजी भी डाल देते हैं। तो कक्षा 10, 11, 12 खासकर 9 भी, तो 9, 10, 11, 12 वाले जो लड़के होते हैं उनके लिए पैसिव वॉइस बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अच्छा, इसका उपयोग जो है अंग्रेजी बोलने में भी किया जाता है और उसके बाद जो आपके भाई यूपी बोर्ड और जो तमाम सीबीएसई बोर्ड सब जितने भी बोर्ड होते हैं एग्जाम को कंडक्ट करते हैं, सब में ये आता है आपका वॉइस। तो वॉइस के बारे में चर्चा करते हैं ताकि ज़्यादा समय अब बचा भी नहीं है, नवंबर महीने चल रहा है। तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं इस पे। तो दोस्तों देखिए, वॉइस माने होता है वाच्य, और एक वॉइस माने होता है आवाज़ भी। तो वॉइस को हम लोग आवाज़ भी बोलते हैं और वॉइस माने होता है आपका वाच्य। तो अंग्रेजी में जो वाच्य होता है दोस्तों, वो दो प्रकार का होता है। एक होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। एक होता है आपका एक्टिव वॉइस, दूसरा होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को बोलते हैं कर्तवाच्य, पैसिव वॉइस को बोलते हैं कर्मवाच्य। एक्टिव वॉइस में क्या होता है दोस्तों, इसमें सब्जेक्ट की प्रधानता होती है। किसकी दोस्तों? इसमें सब्जेक्ट की प्रधानता होती है। पैसिव वॉइस में दोस्तों ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है। ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट की प्रधानता होती है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट की प्रधानता, पैसिव वॉइस में होता है आपका ऑब्जेक्ट की प्रधानता। जैसे नीचे एक सेंटेंस लिखा है, मोहन राइट्स अ लेटर। मोहन एक पत्र लिखता है। मोहन एक पत्र लिखता है, इसका पैसिव वॉइस बनाया गया है, अ लेटर इज रिटन बाय मोहन। एक पत्र मोहन के द्वारा लिखा जाता है। अब इसमें हम आपको ये नहीं बताए हैं कि हाँ ये इसका बन गया है, ये तो अभी एक एग्जाम्पल लिए हैं सिर्फ समझाने के लिए। अब इसको कैसे बनाते हैं, सबसे इजी सबसे बेस्ट तरीका बताएंगे। तो यहाँ देखिए मोहन लिखा है, यही दोस्तों सब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट होता है। ये दोस्तों आपका होता है वर्ब, ये सब्जेक्ट, ये सुई बी माने सब्जेक्ट, ये होता है वर्ब और ये होता है आपका दोस्तों ऑब्जेक्ट। तो जब एक्टिव वॉइस में देखो यहाँ सब्जेक्ट की प्रधानता है, इसका मतलब ये एक्टिव वॉइस है। यहाँ दोस्तों देखो ये ए लेटर है, ये ऑब्जेक्ट है ना, ये देखो ऑब्जेक्ट शुरू में आ गया है कर्ता के स्थान पे। तो जब कर्ता के स्थान पे यहाँ शुरू में आ गया है तो इसका मतलब ये पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है ये पैसिव वॉइस में शुरू में आ गया है, इसका मतलब पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है। तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट की प्रधानता होती है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है। आई बात समझ में दोस्तों? इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट की प्रधानता होती है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है। अब इसको कैसे बनाते हैं थोड़ा सा उस पर नियत पे चर्चा करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों ध्यान से देखना, एक्टिव से पैसिव में बदलने के नियम क्या होते हैं। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के नियम। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के नियम क्या होते हैं? पहला नियम होता है कि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को सीधा लिख रहे हैं। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के नियम क्या होता है, तो एक्टिव वॉइस का ही पैसिव वॉइस बनेगा। अब पैसिव वॉइस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, एक्टिव का ही पैसिव बनता है। तो सबसे पहले आपको हम क्लियर कर दे रहे हैं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं। ओबीजे का मतलब होता है ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं। दूसरा नियम होता है दोस्तों, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ये सुई माने सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देते हैं। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देते हैं। उसके बाद जब सब्जेक्ट से
सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में बदलते हैं तो ऑब्जेक्ट से पहले चलिए दोस्तों, जब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में बदलते हैं तो ऑब्जेक्ट से पहले, यहाँ पे आपको प्रीपोजिशन ध्यान देना है। सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में बदलते हैं तो ऑब्जेक्ट से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। अब प्रीपोजिशन में क्या क्या होता है? बाई होता है, एट होता है, विद होता है, इन होता है, इत्यादि होते हैं। जरूरी नहीं कि हम बाई का ही प्रयोग, लेकिन सामान्यतः हम लोग सिर्फ बाई का प्रयोग करते हैं, लेकिन सबका नियम अलग अलग होता है। तो जब नियम जान जाएंगे तो कहाँ पे ऐड का होगा, कहाँ विद का प्रयोग होगा, कहाँ इन का होगा, तो हम सबका उचित स्थान पर प्रयोग करेंगे। लेकिन सामान्यतः हम क्या करेंगे, भी बाई का प्रयोग करेंगे। एक चीज़ आपको ये भी ध्यान देना है कि पैसिव वॉइस में वर्ब का सदैव थर्ड फॉर्म यूज होता है। जब भी पैसिव वॉइस बनाओ, इसमें ये नहीं है कि वर्ब का सेकेंड याद करे, थर्ड करे, क्या करे, फर्स्ट फॉर्म लगाए या से इस लगाए, कुछ नहीं। हर समय पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होता है। अब बस समझे दोस्तों। तो ये हो गया। अगला पॉइंट, पैसिव वॉइस केवल 8 टेंसों का बनता है, केवल 8 टेंसेज का बनता है। जो पैसिव वॉइस होता है दोस्तों, केवल 8 टेंसों का ही बनता है। हम लोग जो टेंस पढ़े हैं 12, उसमें से केवल 8 टेंस का ही बनता है। अब समझ में? तो पैसिव वॉइस केवल 8 टेंसों का बनता है। एक बार थोड़ा सा और ध्यान दे दीजिए। एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलने के नियम, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं। जब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में बदलते हैं तो ऑब्जेक्ट से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। बाई, एट, विद, इन इत्यादि प्रीपोजिशन होते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हम हर समय बाई करें, सबका नियम अलग अलग होता है। नियम बता देंगे तो जहाँ पे जिसका प्रयोग करना होगा उचित स्थान पे करेंगे। पैसिव वॉइस में वर्ब का सदैव थर्ड फॉर्म लगाना है। कोई झंझट नहीं है कि फर्स्ट लगाएं, सेकेंड लगाएं, थर्ड लगाएं, हर समय वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। पैसिव वॉइस केवल 8 टेंसों का ही बनता है। बस समझिए दोस्तों। तो हम लोग पैसिव वॉइस केवल 8 टेंस का पढ़ेंगे जिसमें बनाया जाता है, और एक ही वीडियो में भी आराम से हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं 8 टेंस का किस किस का बनता है। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा हम लोग टेंस चार्ट देख रहे हैं। टेंस चार्ट, तो टेंस में क्या होता है, ये प्रेजेंट इंफिनिट हो गया, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस, ये प्रेजेंट परफेक्ट, और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। पीसी लिख दिए माने परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो ये प्रेजेंट इंफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ये हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सहायक क्रिया क्या क्या होता है? डू या डज होता है, और क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, या फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ देते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में होता है दोस्तों डिड, या फिर क्या होता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। फ्यूचर में शैल और विल होता है सहायक क्रिया। कंटीन्यूअस में यहाँ होता है इज, एम, आर, यहाँ होता है वाज, वर होता। चलिए हम लोग यहाँ पे पहुँचे थे, यहाँ पे हम आपको पूरा टेंस चार्ट ही लिख दिए हैं पूरा। तो इस टेंस चार्ट से पैसिव वॉइस को बनाना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सहायक क्रिया डू या डज होता है, या फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, या फिर वर्ब में ऐसे इसको फर्स्ट फॉर्म ऐसे इसको जोड़ देते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का होता है एज एम आर होता है। प्रेजेंट परफेक्ट का होता है हैज हैव। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का होता है हैज बीन, हैव बीन।
ऐसे बच्चों पास्ट इंडेफिनिट का डिड होता है सहायक क्रिया या फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म। पास्ट कंटिन्यूअस का होता है वाज वर, पास्ट परफेक्ट का होता है हैड और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का होता है हैड बीन। ऐसे फ्यूचर इंडेफिनिट का जो सहायक क्रिया होता है शैल बी, शैल विल, फ्यूचर कंटिन्यूअस का शैल बी विल बी, फ्यूचर परफेक्ट का होता है शैल हैव विल हैव और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का होता है शैल हैव बीन विल हैव बीन। अगर आपको हम इस टेंस में अगर मोटे तौर में बताएं तो अगर परफेक्ट टेंस रहेगा, कौन सा बच्चों परफेक्ट टेंस, तो इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। क्या लगेगा? इसमें सदैव वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। बाकी हर जगह आपको फर्स्ट फॉर्म लगता है, एक जगह छोड़ के, वो भी पास्ट इंडेफिनिट में। जब डिड रहता है बच्चों तो हम लगाते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जब डिड रहेगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाओगे और डिड नहीं रहता है तो हम लोग वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है बच्चों? डू या डज सहायक क्रिया होता है, ये जब नेगेटिव टू बी टू होता है तब लगता है। और सिंपल वाले में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही इसको जोड़ देते हैं। फ्यूचर में आपका शैल विल होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। जितने भी बच्चों आपको कंटिन्यूस टेंस दिखते हैं, कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस वाले में, उसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एंज के जोड़ देते हैं। तो ये भी देखिए कंटिन्यूस वाला ये है पूरा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एनजी। फिर यहाँ पे देख रहे हैं परफेक्ट कंटिन्यूस वाले में सब में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एनजी जोड़ दिया गया है। तो ये आपका होता है टेंस चार्ट। इसके सहायक क्रिया को याद रखना है किसमें कौन सा फॉर्म लगा है, इसी से आपको पता चल पाएगा कि ये किस टेंस में बना है, हमको किस में पैसिव वॉइस में चेंज करना है। परफेक्ट में अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है, परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है तो इसका मतलब आपको जब भी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो भाई परफेक्ट में बनाएंगे। तो इसके लिए वर्ब का थर्ड फॉर्म आपका एक सूचक हो जाएगा। उसके बाद सहायक क्रियाएं आपको दिया रहेगा, इन्हीं सहायक क्रियाओं से हम पहचान पाएंगे कि हमारा किस टेंस में होता है। तो अब इसी हम सहायक क्रिया से आपको हम बता रहे हैं कि पैसिव वॉइस जब हम बनाते हैं तो पैसिव वॉइस में भी टेंस में सहायक क्रियाएं चेंज होती हैं। एक्टिव वॉइस का अलग सहायक क्रिया, जो टेंस हम लोग पढ़ते हैं वो एक्टिव वॉइस का सहायक क्रिया काम देता है। जो पैसिव वॉइस होता है उसका सहायक क्रिया अलग होता है। तो उसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा कर दे रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट थोड़ा सा आप लोग ले लीजिए बढ़िया से। चलिए तो यहाँ से अब देखते हैं इस सहायक क्रिया को कैसे चेंज करते हैं। यहाँ से हम लोग करते क्या है, ये जो आपका कंटिन्यूस वाला होता है सहायक क्रिया वो चला जाता है टोटल प्रेजेंट वाले में। तो यहाँ से इसको मिटा देना भाई, ये टोटल आ जाते हैं इंडेफिनिट वाले में। ये पैसिव वॉइस का बना रहे हैं भाई। तो इज, आई एम, आर, यहाँ हो जाएगा वाज, यहाँ हो जाएगा आपका वर, यहाँ हो जाएगा शैल बी और विल बी। जो कंटिन्यूस वाला आपका सहायक क्रिया होता है, जो कंटिन्यूस वाला आपका सहायक क्रिया होता है इसमें बच्चों बीइंग कर देते हैं, समय में बीइंग लगा देते हैं। तो इज बीइंग, आई एम बीइंग, आर बीइंग हो जाता है। इसमें हो जाएगा वाज बीइंग, इसमें आपका हो जाएगा बच्चों वर बीइंग। फ्यूचर कंटिन्यूस का बनता नहीं है। फिर बच्चों क्या करोगे, जो ये परफेक्ट कंटिन्यूस वाला सहायक क्रिया है ये पूरा तीनों ये अपने जस्ट पहले वाले में आ जाता है। तो जब जस्ट पहले वाले में आ जाएगा तो हैज बीन, हैव बीन, और यहाँ हो जाएगा आपका हैड बीन, और यहाँ पे शैल हैव बीन, और बच्चों हो जाएगा विल हैव बीन हो जाएगा। और यहाँ पे जो आपको सहायक क्रिया दिख रहे हैं ये लास्ट वाला, उसी को हम पहले कर देंगे। न तो इसका बनता है, न इसका बनता है, और न ही हमारा बच्चों इसका बनता है। तो हमें जो पैसिव वॉइस होता है वो 8 टेंसों का बनता है।
प्रेजेंट वाला पूरा बनेगा, सॉरी इंडिफिनिट वाला पूरा बनेगा। कंटिन्यूअस में फ्यूचर कंटिन्यूअस को छोड़ के बाकी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस का बनता है। परफेक्ट में तीनों का बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर। जो परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है इसका नहीं बनता है। तो कुल मिला जुला के आपको पैसिव वॉइस सिर्फ 8 टेंस का बनता है और 4 टेंस का नहीं बनता है। और एक पॉइंट आपको नोट में याद रखना है, इसके पहले भी लिखा चुके हैं कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करोगे। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको यूज करना है। तो यहाँ भी इसको आप अच्छे से देख लीजिए। जो भी यहाँ पे ये आपका यहाँ पे ऊपर हम थोड़ा सा लिख दे रहे हैं, ये बच्चों आपका हो गया पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस चार्ट। ये आपका पैसिव वॉइस का चार्ट हो गया। इसके पहले वाला एक्टिव वॉइस था, ये आपका पैसिव वॉइस का चार्ट हो गया। अगर आपका जो सेंटेंस दिया है अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया है तो पैसिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट का आपको आप सहायक क्रिया लगाना पड़ेगा। जैसे उसमें आपका गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में जैसे एस आ जाएगा तो अब उसमें इज एम आर को लगाना पड़ेगा आपको। ऐसे इसमें रहेगा पास्ट इंडेफिनिट में रहेगा तो वाज वर आपको सहायक क्रिया लगाना पड़ेगा। ये पैसिव वॉइस का है। चलिए भी एग्जाम्पल में बताएंगे तो आप इसको बढ़िया से नोट करना। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए आप लोग। चलिए अब आपको यहाँ से बता रहे हैं कि कैसे हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से हर एक टेंस का हम यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं। अब परीक्षा की दृष्टि से चाहे कक्षा 9 के बच्चे हों, चाहे कक्षा 10 के हों, चाहे 11 हों, चाहे 12, सब में यही एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस काम देगा। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले ले रहे हैं क्योंकि हर एक टेंस का पढ़ना है तो हर एक टेंस का हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले ले रहे हैं ताकि आपको समझ में आता रहे। एक चीज़ और आपको ध्यान देना है कि जिस सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट दिया रहेगा उसी का हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे। जिसमें बच्चों आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहेगा उसका पैसिव वॉइस नहीं बनाएंगे। जैसे लिखा है राम राइट्स, इसका मतलब बच्चों हो गया राम लिखता है। इसमें ये आपका हो गया बच्चों, ये हो गया आपका सब्जेक्ट और ये हो गया आपका वर्ब, ये आपका हो गया वर्ब। तो इसका पैसिव वॉइस अगर पूछे तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। लेकिन अगर लिखा है राम राइट्स ए लेटर तो इसका बच्चों पैसिव वॉइस बनेगा। अगर आपको ये होता है आपका सकर्मक क्रिया, ये होता है आपका अकर्मक क्रिया, ट्रांजिटिव वर्ब, और एक होता है इनट्रांजिटिव वर्ब। जब वर्ब के बाद अगर आपको ऑब्जेक्ट दिया है बच्चों तो उसका पैसिव वॉइस बनाओगे। अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट न दिया रहे तो उसका पैसिव वॉइस बनेगा नहीं। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं था तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो जिसमें ऑब्जेक्ट दिया रहेगा उसी का पैसिव वॉइस बनाओगे। तो इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठा लेना। मतलब कि जिस वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट होगा तो पैसिव वॉइस बनेगा, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो पैसिव वॉइस बनेगा नहीं। क्लियर? आगे चलते हैं। तो इसका तो बनेगा नहीं लेकिन इस बेचारे को तो बना सकते हैं। देखो बच्चों, ये होता है आपका जो ये वाला पार्ट, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये होता है आपका वर्ब और ये होता है पूरा आपका ऑब्जेक्ट। अगर आप इतना चीज़ अगर समझ लिए हैं तो समझ लीजिए आपका पूरा काम लगभग 90% आपका काम हो जाएगा। बाकी जो बनाने का तरीका है बड़ा सिंपल सा होता है। ये आपका सब्जेक्ट, ये वर्ब होता है, ये ऑब्जेक्ट। किसी की सेंटेंस में बच्चों आपको डबल ऑब्जेक्ट मिलेगा तो डबल ऑब्जेक्ट मिलेगा तो उसका भी एग्जाम्पल लेकर आएंगे। तो अभी ये सिंगल ऑब्जेक्ट है तो सिंगल ऑब्जेक्ट वाला पहले सीख लेते हैं। तो इसमें करते क्या है हम लोग, नियम हम लोग उस दिन पढ़े थे, अभी इसके जस्ट पहले बताए थे कि ऑब्जेक्ट को हम लोग बदलते हैं सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को बदलते हैं ऑब्जेक्ट, और जो वर्ब होता है बच्चों वो अपने स्थान पे निश्चित रहता है। तो पहले यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ लिखा है बच्चों राम राइट्स अ लेटर। यहाँ क्रिया में देखो यस ये इस लगा है क्या, तो जब क्रिया में से इस लगा रहता है तो नियम क्या होता है कि हिस ही इट नेम तथा एक वचन कर्ताओं के साथ क्रिया के अंत में इस लगा देते हैं। ये होता है रूल प्रेजेंट इंडेफिनिट का।
ये प्रेजेंट इनफिनिट है, इसको आपको पहचानना पड़ेगा कि प्रेजेंट इनफिनिट है कि पास्ट इनफिनिट है। अगर आप टेंस नहीं पहचान पा रहे हो तो इसका पैसिव वॉइस आप कभी ज़िंदगी में नहीं बना पाओगे। आपको टेंस पहचानना जरूरी है, और पहचान कैसे पाओगे, जब तक आपको टेंस नहीं आता होगा। अगर आपको टेंस नहीं आ रहा है तो आप पैसिव वॉइस नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको टेंस की सहायक क्रिया याद होनी चाहिए, तब जाके आप पैसिव वॉइस बहुत ईजी से, आपको इसमें कोई झंझट नहीं है, सबसे आसान तरीका है। ये आपका होता है ऑब्जेक्ट बच्चों, ऑब्जेक्ट को यहाँ लाओगे, सब्जेक्ट को यहाँ लाओगे, जो बच्चों आपका वर्ब होता है ये एकदम एज इट इज रहेगा। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे तो आपका हो जाएगा अ लेटर। ये बच्चों होता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस का सहायक क्रिया अभी जस्ट टेबल बनवाए थे, इज एम आर होता है। अ लेटर एक वचन है तो इसके हिसाब से यहाँ लगा देना इज। भाई एक वचन के साथ इज लगाते हो, और बताए हैं कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाओगे। इसमें सोचना नहीं है कि वर्ब का सेकंड लगाएं, थर्ड लगाएं, क्या लगाएं, हर समय आपको वर्ब का थर्ड ही लगेगा। पूरा जितना पैसिव वॉइस पढ़ोगे सब में, टोटल सब में वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो राइट का थर्ड फॉर्म होता है बच्चों रिटेन, WRITTEN। तो अ लेटर इज रिटेन बाई, इधर ये आ जाएगा, ऑब्जेक्ट बनेगा तो राम हो जाएगा। एक चीज जब भी हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके पहले प्रायः प्रीपोजिशन लगाते हैं। तो यहाँ प्रीपोजिशन आपका बाई है, सामान्यतः हम लोग बाई का प्रयोग करेंगे, लेकिन कुछ स्थितियाँ ऐसी आती हैं कि जरूरी नहीं है कि हम बाई का ही प्रयोग करें। एट का भी प्रयोग होगा, विद का भी प्रयोग होगा, इन का भी प्रयोग होगा, टू का भी होगा। तो अभी हम लोग सामान्यतः बाई का प्रयोग करके चल रहे हैं, जहाँ पे अभी कंडीशन, अभी रूल आ रहा है तो उसको बता देंगे। तो आपको एग्जाम में बच्चों ये रेखा नहीं बनाना पड़ता है, ये हम तो सिर्फ सिखाने के लिए बनाए हैं कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बदल देते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, जो वर्ब होता है आपका एज इट इज रहता है। मतलब एज इट लिखोगे मतलब कि जैसे यहाँ पे आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता ही है, तो ये वर्ब जो है वो अपने स्थान पे ही रहता है। ये आपका हो गया पहला बच्चों, ये आपका हो गया एक्टिव वॉइस, ये आपका एक्टिव हो गया, और ये आपका हो गया पैसिव। इस चीज को आप ध्यान देंगे। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, आपकी बुक से ही ले रहे हैं। जैसे लिखा है, ये आपका पहला हो गया। दूसरा देखते हैं, जैसे लिखा है ही फ्लाइज ए काइट। अब यहाँ पे देखते हैं, लिखा है ही फ्लाइज ए काइट। फ्लाई माने उड़ना होता है बच्चों, ये सी से लगा है, इसका मतलब प्रेजेंट इनफिनिट है। अब जब प्रेजेंट इनफिनिट है तो इसका पैसिव है, तुरंत बना दो। ये आपका होता है सब्जेक्ट, ये आपका हो गया सब्जेक्ट, ये होता है वर्ब, और ये होता है बच्चों आपका ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। सब ऑब्जेक्ट को बनाते हो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को बनाओगे ऑब्जेक्ट, वर्ब अपने स्थान पर रहता है। तो ए काइट, इधर पहला अक्षर कैपिटल लिखोगे बच्चों, तो ए काइट हो गया। सहायक क्रिया होता है इज एम आर, तो ए काइट एक वचन है तो यहाँ लगाओगे इज। फ्लाई का थर्ड फॉर्म लिखना है आपको। फ्लाई माने आपका बच्चों होता है उड़ना, तो फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन होता है, इस चीज को आपको ध्यान देना है। तो अ काइट इज फ्लोन बाई, कर्ता अगर ही है तो जब कर्म बनेगा इसका हिम होता है। अगर आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा तभी इसको भी हम अलग से स्पेशल में करा देंगे। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और अपना के लिए रहेगा तो वहाँ पे क्या प्रयोग करते हैं। तो कुछ करना नहीं है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना, जो वर्ब है आपका एज इट इज यहाँ पे नीचे लिख देना। ये आपका पैसिव वॉइस बन गया है, ये आपका एक्टिव वॉइस दिया है, ये पैसिव वॉइस बन गया। आपको एग्जाम पे देगा ये दे देगा और लिख देगा क्वेश्चन में चेंज इनटू पैसिव वॉइस, तो हम लोग पैसिव वॉइस में बदल देंगे। इसको बदलने तरीका क्या है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, जो वर्ब लिखा है आपका सेम टू सेम यहाँ लिख देना। लेकिन पैसिव वॉइस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है तो आप वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख देना। क्लियर। चलिए और एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं, थोड़ा सा एक टेंस बदल के ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है बच्चों, यहाँ पे एक ले रहे हैं कंटिन्यूअस वाले टेंस का ले रहे हैं ताकि आपको अच्छी से समझ में आ जाए। जैसे लिखा है यहाँ पे, ही इज राइटिंग
ए लेटर। तो आपको बस यही चीज़ देखना है, आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट देखना है। इज एम आर लगा है बच्चों यहाँ पे, वर्ब में आईएनजी। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में क्या होता है, इज एम आर होता है, वर्ब का आईएनजी, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया। अब पैसिव वॉइस में बनाओगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट कंटिन्यूस का सहायक क्रिया क्या होगा बच्चों, इज, बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग। तो यहाँ पे देखो ये आपका सब्जेक्ट होता है, ये आपका सहायक क्रिया है, ये आपका वर्ब हो गया, और ये होता है आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को बनाओगे सब्जेक्ट में तो ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा और ये यहीं पे रहेगा। तो अ लेटर इधर आएगा बच्चों, तो अ लेटर बनेगा। उसके बाद सहायक क्रिया, अब ये एक वचन है तो उसका इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, तो एक वचन के लिए क्या लगाओगे, इज बीइंग लगाना है, ये कंटिन्यूअस में होता है। तो अ लेटर इज बीइंग। अब राइटिंग का थर्ड फॉर्म, हर समय पैसिव वॉइस में आपको थर्ड फॉर्म लगाना है। तो राइट, रोट, रिटेन, WRITTEN, रिटेन। ये सब्जेक्ट ही है तो इधर आएगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। अगर करता ही है तो इसका कर्म क्या बनेगा भाई, हिम बन जाएगा। आपको इस चीज़ को ध्यान देना है बस, और बाकी इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। अभी ये कर्ता कर्म वाला समझा दे रहे हैं, ये किधर से आता है, कैसे क्या बनता है, इस चीज़ को भी आपको हम बता दे रहे हैं। तो हमको आशा है कि ये भी आपको चीज़ समझ में आ गया हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या तो फिर इसको लिख लेना बढ़िया से, क्योंकि एग्ज़ाम के समय में आपको इतना टाइम मिलेगा नहीं, और आप आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हेजिटेशन नहीं है, पढ़ते चलिए। हम भी पढ़ा रहे हैं और समय भी 11 बज गया है, तो जानते हैं भाई नींद लग जाता है। तो चलिए फिलहाल आगे फिर एक आध और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे यहाँ एक बच्चों निगेटिव ले रहे हैं, चौथा नंबर, इसलिए लिखा ही इज नॉट इनवाइटिंग मी। ये बहुत बढ़िया है, ही इज नॉट इनवाइटिंग मी। अब इसको क्या करोगे, अब आपके दिमाग में एक चीज छप जाना चाहिए कि ये सब्जेक्ट होता है तो ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट वाला सब्जेक्ट में जो वर्ब होता है वो अपने स्थान पर रहेगा। चलिए ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, तो मी इधर आएगा, ही इधर आएगा, ये वर्ब वाला यहीं पे रहेगा। तो मी अगर ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बच्चे होता है आई। अब ये नहीं कि यहाँ वाला यहीं उतार दो, मी कर दो, तो आपको गलत हो जाएगा भाई। ये ऑब्जेक्ट है ना, तो इसका सब्जेक्ट बनाओगे तो आई बनेगा। यहाँ पे ING फॉर्म है, इज भी है, निगेटिव बना है तो इसको भी निगेटिव बना देंगे। तो क्या करोगे भाई, आई के साथ अब इज मत लगा देना, आई के साथ सहायक क्रिया आई एम लगता है। एक कंटिन्यूस वाला है तो क्या लगेगा, बीइंग लगेगा, लेकिन निगेटिव है तो यहाँ पहले नॉट लगा देना। तो आई एम नॉट बीइंग। इनवाइटिंग का थर्ड फॉर्म होता है बच्चों इनवाइटेड बाय, करता ही है तो इसका कर्म हो जाएगा हिम। तो आई एम नॉट बीइंग इनवाइटेड बाय हिम, ये आपका हो गया पैसिव वॉइस। तो मुझे आशा है कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही है। अब हम फटाफट से तुरंत एग्जाम्पल ले रहे हैं ताकि आपका इसको स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, बगल हो जा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं अदर एग्जाम्पल। जैसे देखो इसमें हर एक प्रकार का ले लिए हैं। जैसे यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट हो गया, यहाँ पे आपका हो गया फ्यूचर इंडिफिनिट हो गया, फिर यहाँ पे आपका पास्ट कंटिन्यूस ले लिए, फिर इसका प्रेजेंट परफेक्ट ले लिए, फिर इसका फ्यूचर परफेक्ट ले लिए। तो हर एक टाइप का आपका ले लिए ताकि इसी में हो जाए, ताकि ये एक वाला पार्ट समाप्त हो जाए, ताकि हम फिर अगली बार जब भी मुलाकात हो तो इंट्रोगेटिव वाले पे चले। तो देखते हैं यहाँ पे, ये देखो आपका सब्जेक्ट वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। तो इसको बच्चों यहाँ लाओगे, इसको यहाँ लाओगे, ये यहीं पे रहेगा आपका, माने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, और वर्ब आपकी जगह निश्चित रहेगा। तो मी इधर आएगा, तो अगर ऑब्जेक्ट मी है तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा, आई होगा। ये बच्चों ईडी लगा है, कोई सहायक क्रिया नहीं है। तो ये एक ही टेंस हो सकता है, जब वर्ब का सेकंड फॉर्म हो, सहायक क्रिया नहीं होता है तो वो पास्ट इंडिफिनिट होता है। तो पास्ट इंडिफिनिट का जो पैसिव सहायक क्रिया होता है वो वाज और वर होता है। तो यहाँ पे आई के साथ क्या लगाओगे, वाज लगा देना। क्लियर। चलिए तो आई वाज, वर्ब का थर्ड फॉर्म ये ऑलरेडी यही होता है।
हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड होता है, इधर आएगा बाई, करता ही है तो कर्म क्या बनेगा बच्चों, हिम बनेगा। दूसरा देखते हैं ये वाला बड़ा इंटरेस्टिंग है कि सर जैसे मान लीजिए ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये सहायक क्रिया हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसके बाद जो बेचारा बचता है इसका क्या करते हैं, तो क्या करते हैं थोड़ा सा देख लीजिए इसको भी। तो ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को यहाँ बनाओगे तो ये सब्जेक्ट होगा तो द वर्क हो जाएगा। उसके बाद सहायक क्रिया होता है भाई, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर इंडेफिनिट का सहायक क्रिया क्या होगा, शैल बी, विल बी। तो आई और वी के साथ लगाते हैं शैल, बाकी सब के साथ विल, तो यहाँ पे भी लगाओगे विल, बी लगाना पड़ेगा आपको फ्यूचर इंडेफिनिट में, पैसिव वॉइस सहायक क्रिया होता है तो द वर्क विल बी। डू का थर्ड फॉर्म होता है बच्चों डन, हो गया। उसके बाद द वर्क विल बी डन, और उसके बाद आपको यहाँ क्या करना है, केयरफुली लिखना है, केयरफुली बाय, करता ही है तो कर्म हो जाएगा इसका। अच्छा, अगर आपको मान लो केयरफुली को अगर लास्ट में लिखना है तब भी कोई समस्या नहीं है, द वर्क विल बी डन बाय हिम केयरफुली। अगर इसको हम बाद में लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आई बात समझ में? चलिए, सी वाज स्टीलिंग माई पर्स, ये आपका ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, ये वर्ब हो गया सहायक क्रिया, इसको यहाँ लाओगे तो माई हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका पर्स, तो माई पर्स। अब ये देखो वाज लगा है आईएनजी फॉर्म, तो ये आपका हो गया पास्ट कंटिन्यूअस। अब पास्ट कंटिन्यूअस में पैसिव वॉइस सहायक क्रिया क्या होता है दोस्तों, वाज बीइंग और वर बीइंग। तो पर्स आपका एक वचन है तो यहाँ लगाओगे वाज बीइंग, तो माई पर्स वाज बीइंग हो गया। स्टील का थर्ड फॉर्म होता है दोस्तों स्टोलन, माई पर्स वाज बीइंग स्टोलन बाई, कौन, कर्ता सी है तो कर्म होगा इसका हर। यहाँ पे यू हैव नॉट स्टोलन द वॉच, द वॉच आपका ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना देना द वॉच। अब वॉच एक वचन है तो इसके साथ हैज लगेगा, क्या लगेगा दोस्तों, हैज। अच्छा, ये आपका है प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट का जो पैसिव वॉइस का सहायक क्रिया होता है दोस्तों, तो उसका होता है हैज बीन, हैव बीन, लेकिन नेगेटिव है तो इसकी के बीच में लिखेंगे, पहले नॉट लिखोगे उसके बाद तब बीन लिखना है। तो द वॉच हैज नॉट बीन स्टोलन, ये थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है, स्टोलन बाई, करता यू है तो इसका कर्म भी दोस्तों यू ही होता है। आगे सी विल हैव इंसल्टेड द पुअर, द पुअर को यहाँ लिखोगे, ऑब्जेक्ट है भाई, द पुअर ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे सहायक क्रिया, फिर ये आपका यह है फ्यूचर परफेक्ट में क्योंकि विल है लगा है, तो द पुअर विल हैव बीन, इसका सहायक क्रिया ये होता है पैसिव वॉइस का। इंसल्टेड ये ऑलरेडी थर्ड फॉर्म लिखा है, इंसल्टेड हो गया बाई, करता सी है दोस्तों तो कर्म हो जाएगा इसका हर। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आप चित्र के माध्यम से अच्छे समझ लीजिए और घर पे इसको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो जितनी बार आप इसको ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी बार आपको ज़्यादा इम्प्रोवाइजेशन होगा, ताकि आप अगले जो भी, अच्छा ये आपकी परीक्षा यहीं तक काम नहीं देगा, अनेकों कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी काम देते हैं, वहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया रहता है, बड़ी समस्या हो जाती है। तो चलिए आज के लिए बस लेक्चर 1 में इतना ही, फिर मिलते हैं। और उसमें आपको बचा है इंट्रोगेटिव बचा है और कुछ स्पेशल में बचे हैं, जैसे आपको कुछ यूज होते हैं H2 M2 R2 H2 R2 इसका बताना है, और उसके बाद इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बता देंगे। तो आपके परीक्षा के लिए कक्षा 9, 10, 11, 12 सबका काम इसी में हो जाएगा। ये आपकी परीक्षा में 2 नंबर का आता है, कितने नंबर का भैया, 2 नंबर का आता है। तो 2 नंबर के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा, यहीं तक नहीं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। तो आपका नियम कानून बस यही होगा, आपको टेंस बहुत अच्छे से आना चाहिए और इसके लिए आपको मेहनत भी करना पड़ेगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।